नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। सबसे पहले आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि ऐसा करके ही हम कोरोना को हरा सकते हैं। चलिए अब बुलेटिन में कोरोना की खबरों को देखें। उससे पहले आपको मुजफ्फरपुर की बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। मुजफ्फरपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य साजिशकर्ता श्याम सहनी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाल मुड़ने वाला नाई बालेश्वर ठाकुर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 अन्य लोग भी हिरासत में लिए गए हैं। 10 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हथौड़ी गांव में तंत्र मंत्र पूजा करने की अफवाह उड़ाई गई थी और उसके बाद महिलाओं का सिर मूंड दिया गया था और अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। न्यूज 18 ने इस खबर को जब दिखाया, उसके बाद एक्शन में पुलिस महकमा आया और कार्रवाई की गई है। हम आपको बता दें कि जो मुख्य साजिशकर्ता था श्याम सहनी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही वो नाई जिसने बाल काटे थे, बाल मुंडे थे, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बालेश्वर ठाकुर उसका नाम बताया जा रहा है। इसके साथ 8 और लोग हैं जो हिरासत में लिए गए हैं। 10 नामजद और सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ इस पूरे मामले में जो है केस दर्ज किया गया है। हथौड़ी गांव का ये पूरा मामला था जो हमने आपको पहले भी दिखाया और अब बड़ी खबर ये कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। इस तरह का क्राइम देखने के लिए मिला बहुत ही अशोभनीय है और इस तरह के क्राइम हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें त्वरित कार्रवाई अगर नहीं की जाए तो हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। अगर हम इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं कर रहे तो हम अपराध कर रहे हैं और इसमें त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा रहती है समाज को भी, सरकार को भी। और मुझे गर्व है हमारी पुलिस टीम ने छापामारी की और कल रात में ही, घटना के दिन ही 9 गिरफ्तारियां इसमें कर ली। तो डीएसपी अमितेश बता रहे थे कि इस मामले में कार्रवाई जल्द से जल्द की जानी जरूरी थी और कार्रवाई की भी गई है। हमारे सहयोगी सुधीर कुमार हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। सुधीर, कुछ देर पहले ही हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है। सवाल भी उठाया था न्यूज 18 ने और उसके बाद अब एक्शन लिया गया है और एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। 8 गिरफ्तारियां, 10 दरअसल मामले दर्ज कर लिए गए। सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? फिलहाल जो पुलिस ने बताया है कि इसमें चूंकि सैकड़ों लोग शामिल थे, ये एक बहुत बड़ा अपराध है जिसमें कि जो लोग देख रहे थे, जिन लोगों ने बचाने का प्रयास नहीं किया और इतनी बड़ी जघन्य वारदात होती रही, तो वो तमाम लोग पुलिस के टारगेट पर है। तो उन लोगों को भी वीडियो के माध्यम से चिन्हित करने की कोशिश हो रही है। इसके बाद जो ताजा जानकारी है कि ये तीनों महिलाएं एक ही परिवार के हैं। एक महिला जो बेटी है, दूसरी उसकी, एक महिला माँ है, दूसरी उसकी बेटी है और तीसरी महिला उसकी बहन है। क्योंकि उन लोगों के यहाँ कोई अनुष्ठान था और जो डीएसपी ने बताया कि रेलवे ट्रैक के किनारे ये लोग कोई अनुष्ठान कर रहे थे और पूरा परिवार जुटा हुआ था। इसी अनुष्ठान के दौरान वहाँ जो कुछ लोगों ने र्यूमर उड़ाया कि ये काला जादू कर रहे हैं जिससे गांव पर खतरा होगा और इसी र्यूमर की वजह से पूरा का पूरा गांव आक्रोशित हो गया। ये रविवार की रात की बात है और उसके बाद अगली सुबह इसको लेकर पंचायत हुई और पंचायत ने तय कर दिया कि इन लोगों को जो काला जादू की कला इन लोगों ने सीखी है उसे दूर करना है और इसी के कारण उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। और जो दंड दिया गया वो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से उनके बाल काटे गए, उन्हें घसीटा गया, मैला पिलाया गया। बिल्कुल, यानी कि पूरी की पूरी पंचायत इस मामले में संलिप्त कही जा सकती है और यही वजह है। बड़ी तादाद लोगों की थी वहां पर, जो लोग देख रहे थे सभी मुख दर्शक बने हुए थे। किसी ने एक आवाज तक नहीं उठाई क्योंकि पंचायत पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व था। बहुत धन्यवाद सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसी लोगों की सोच हो गई है। हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में, मुजफ्फरपुर मामले में, एडीजी जितेंद्र कुमार का बयान भी सामने आया। साजिशकर्ता समेत कुल 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 6 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सभी की पहचान करवाकर न्यायालय में पेश किया जाएगा और स्पीडी ट्रायल करवाकर पुलिस आरोपियों को सजा दिलवाएगी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि एडीजी का बयान सामने आ गया है। जितेंद्र कुमार ने साफ साफ कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारियां पहले ही 10 लोगों की हो चुकी है। 6 लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। सभी की पहचान करवाकर तुरंत न्यायालय में पेश किया जाएगा और स्पीडी ट्रायल करवाकर पुलिस जो है इन लोगों को सजा दिलवाएगी, क्योंकि अक्षम्य अपराध है। इस तरह की घटनाएं समाज को बरगलाती हैं। जिस तरह की हरकत एक ही परिवार की इन 3 महिलाओं के साथ किया गया है वो माफी के काबिल नहीं है। खासतौर से ये और भी
गंभीर मामला हो जाता है जब पंचायत की संलिप्तता ऐसे मामलों में सामने आती है। वहाँ पर लोग थे, उनकी पहचान की, जिसके बाद उन पे 15 से अधिक लोगों के विरुद्ध यह कांड दर्ज किया गया और 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 9 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। इस गिरफ्तार जो किए गए हैं उनमें मुख्य वे हैं जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया था इस अमानवीय कृत्य के लिए, साथ साथ कैंची आदि उपकरण भी उपलब्ध कराए थे और स्वयं उसमें सम्मिलित थे। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। 9 व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी के लिए कार्रवाई जारी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आसमान से बरसी आफत की। कोरोना संकट के बीच आज आसमान से भी आफत आई। बिहार में आज वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई। पटना के दुल्हिन बाजार में वज्रपात से 2 की मौत हुई। वहीं जहानाबाद में भी 2 लोगों की जान चली गई। वहीं 2 लोग झुलस गए। जहानाबाद के निवारी और डाहरपुर में यह हादसा हुआ। तो जहां एक तरफ लोग कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वज्रपात ने कहर बरपाया है। अलग अलग जगहों पर घटनाओं में 4 लोगों की मौत हुई है। जहानाबाद और पटना में 2-2 लोगों की जान वज्रपात की वजह से गई है। और बाढ़ में भी वज्रपात से एक शख्स की मौत हुई है। बाढ़ थाना के सादिकपुर में यह हादसा हुआ है। खेत में जब काम कर रहा था यह शख्स, इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आ गया। बड़ी खबर बाढ़ से, जहां वज्रपात की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। हम आपको बता दें, बाढ़ थाना के सादिकपुर में यह हादसा पेश आया है। खेत में जिस वक्त ये शख्स काम कर रहा था, इसी दौरान वज्रपात की चपेट में आ गया। और चलिए आपको बताते हैं कि अगर बिजली गरजे, जब इस तरह की परिस्थिति बनती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें। जैसे ही अंदेशा होता है कि ठनका गिरने वाला है, वज्रपात होने वाला है, तो उससे दूर रहिए। तार वाले जो टेलीफोन है उसका उपयोग बिल्कुल नहीं करें। खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दीजिए एकदम। सावधानी रखिए। धातु से बने पाइप, नल, फव्वारों से दूर रहें, क्योंकि ये आपको उसकी चपेट में जाने में सहायता करेगा। बिजली चमकते समय पेड़ के नीचे खड़े ना हो। ऊंची इमारतों वाले क्षेत्र में आश्रय नहीं लें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से भी दूरी बनाए रखें। जितना संभव हो सके अलग अलग रहें। सफर के दौरान अपने वाहन में ही रहें। तो ये तमाम सावधानियां आप बरतें, जरा सा भी अंदेशा होने पर अगर वज्रपात होता है तो। इधर बिहार के कई जिलों में आज मौसम ने अचानक करवट बदली और तेज आंधी बारिश के साथ वज्रपात हुआ है। नालंदा में वज्रपात की वजह से मवेशियों को चरा रहे 3 बच्चे जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मुंगेर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और बेगूसराय में तेज बारिश की वजह से फसलों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इधर सीएम नीतीश कुमार बारिश ओला से फसलों के नुकसान की समीक्षा कर रहे हैं। सीएम अधिकारियों से कृषि अनुदान को लेकर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस साल बड़े पैमाने पर रबी की फसल बारिश और ओला के कारण बर्बाद हो गई। सीएम पहले ही नुकसान के आकलन का निर्देश दे चुके हैं, जिसके बाद राज्य में किसानों को फसल नुकसान का भुगतान भी शुरू हो चुका। और अब बात कर लेते हैं कोरोना संकट की। लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है और लॉकडाउन में फंसे लोगों को लेकर ट्रेनें जो हैं लगातार बिहार पहुंच रही हैं। आज बिहार में कुल 9 ट्रेनें आएंगी जो अलग अलग स्टेशनों पर पहुंचेंगी। इन ट्रेनों में छात्र और श्रमिक बिहार पहुंच रहे हैं। आज सुबह से 9 ट्रेनों में 3 ट्रेनें पहुंच चुकी हैं। पहली तस्वीर आपके सामने देख सकते हैं आप, मुजफ्फरपुर की तस्वीर, जहां साबरमती से ट्रेन आई जिसमें 1200 से ज्यादा श्रमिक यहां पहुंचे। वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने दरभंगा की यह तस्वीर, जहां पर कोटा से छात्र और श्रमिकों को लेकर ट्रेन यहां पहुंची। वहीं तीसरी तस्वीर दानापुर की है, जहां बेंगलुरु से श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची। ये तमाम लोग यहां पर अच्छी तरीके से पहुंच गए और यहां इनकी जांच के लिए भी पूरे इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए थे। और दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे मजदूरों को रेलवे स्टेशन से उनके जिलों तक भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। इन्हीं बसों से मजदूरों को भेजा जाएगा। दानापुर स्टेशन पर मजदूरों के लिए मंगाई गई बसों में क्या कुछ सुविधा है, जानने की कोशिश की संवाददाता साकेत कुमार ने। बाहर से आ रहे मजदूरों को जिस बसों के द्वारा उनके जिले में भेजा जा रहा है, वो आप देखिए, ये बेतिया की बस है
जो बेतिया के मजदूर है वो इस बस से जाएंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इस बस के अंदर जो व्यवस्था की जा रही है, जो मजदूर हैं या जो यात्री हैं वो अगर इस बस से अपने जिले में जाते हैं तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है। यहाँ देखिए खाने का पैकेट्स जो है वो बसों में रखा हुआ है, पानी की बोतल, खाने के पैकेट्स, नाश्ता और सब चीज़ें यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और जो भी मजदूर आएंगे वो इसी बस के सहारे अपने अपने जिले में जाएंगे। इस तरह की 100 बसें यहाँ पर व्यवस्था की गई है और सभी बसों में ये जो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो की गई है ताकि लोगों को जो यहाँ पर यात्री आएंगे या मजदूर आएंगे उनको व्यवस्था मिल सके। कहाँ जा रहे हैं? बेतिया। तो ये जो खाना पीना रखा गया है किनके लिए? ये सब पैसेंजर को लिए। जो मजदूर आएंगे वो खाएंगे? हाँ, जो मजदूर आएंगे वही खाएंगे। तो आप लोग जाते हैं तो क्या डायरेक्ट पहुंचते हैं या कि रुकते भी हैं? डायरेक्ट। ये आप देखिए जो व्यवस्था है वो बसों में है और सीटिंग अरेंजमेंट भी है। करीब 25 से 30 लोगों को ही एक बस में बिठाना है। बस के साइज के हिसाब से लोगों को निर्धारित किया जा रहा है और एक सीट पर एक ही जो पैसेंजर है वो बैठेगा। तो ये तैयारी पूरी तरह से बसों में की गई है। खाने के पैकेट्स, पानी की बोतलें, सभी चीजें यहाँ की गई है ताकि जो मजदूर आए उनको रास्ते में कहीं उतरना न पड़े। नॉन स्टॉप ये जो बसें हैं उसे अपने घर तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। तो आपने देखा कि किस तरह से बसों में पूरे इंतजाम किए गए हैं लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही लगातार ट्रेनें जो हैं बाहर से आ रही हैं बिहार लोगों को लेकर। कोटा से दानापुर भी एक ट्रेन और पहुंच रही है। हम आपको बता दें आज सुबह से तीसरी ट्रेन दानापुर पहुंची है। कोटा में रह रहे छात्रों को लेकर ये ट्रेन दानापुर पहुंच रही है और जाहिर है इतने वक्त के बाद अपने घर जब लौट रहे हैं लोग तो उनमें जरूर खुशी होगी। और पूरे इंतजाम दानापुर स्टेशन पर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर जांच की व्यवस्था की गई है, लोगों के छात्रों के लिए नाश्ते की व्यवस्था की गई है और किस तरह से उन्हें घर भेजा जा सके इसको लेकर पूरे इंतजामात किए गए हैं। हमारे सहयोगी संजय कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, वहां से उन्हीं से जानकारी लेंगे क्या कुछ स्थिति वहां पर है। संजय, आपसे जानना चाहूंगी क्या ट्रेन पहुंच चुकी है या फिर अभी पहुंचने में वक्त है? कितनी देर में ट्रेन पहुंचेगी अगर नहीं पहुंची है तो? जी श्रीराम, बिल्कुल देखिए लंबे अरसे के बाद एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है और देखिए जो ट्रेन है कोटा से छात्रों को लेकर आने वाली ये पहली ट्रेन है पटना के लिए, जो पटना में ये ट्रेन आई है। और ठीक हमारे सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जहां पर स्टूडेंट्स जो हैं अब उनको उतारा जा रहा है धीरे धीरे, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना है। लिहाजा जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं डीएम से लेकर एसएसपी और उनके सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनके वो इस वक्त प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रायोरिटी देते हुए अब छात्रों को धीरे धीरे यहाँ से उतारा जाएगा। और प्लेटफॉर्म पर ही स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं तकरीबन 1150 उनकी संख्या बताई जा रही है और वो पटना के स्टूडेंट्स हैं। पटना के जो 9 अनुमंडल हैं उनके ये स्टूडेंट्स हैं। और यहाँ पर एक जो प्रशासन की तरफ से एक बोर्ड लगाया गया उसमें अपील की गई है और ये जानकारी दी गई कि कोटा से आने वाले सभी बच्चे बच्चियाँ अपने निवास पते से संबंधित थाना में मिलेंगे और सभी गार्जियन से अनुरोध है कि स्टेशन से वो वापस लौट जाएं। और इसके ये बताया गया कि 1 बजे के बाद ये ट्रेन आनी है। तो अब ट्रेन आ गई है, इंतजार खत्म हुआ है। कुछ गार्जियन हालांकि पहुंच गए हैं, जाहिर सी बात है उनके अपने लाल हैं और लंबी जो एक अवधि थी वो पूरी होती दिख रही है। एक लंबा इंतजार जिसको लेकर बराबर सियासत भी होता रहा बिहार में, चाहे गार्जियन यहाँ से लौट जाए क्योंकि बच्चों को जो छात्र हैं उन्हें भेजने का पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। जी जाहिर सी बात है पटना के डीएम और एसएसपी बराबर ये अपील कर रहे थे और न्यूज 18 के माध्यम से उन्होंने अपील भी की। चूंकि अगर सभी स्टूडेंट 1150 स्टूडेंट्स हैं, अगर 1000 गार्जियन अपनी गाड़ियों को लेकर दानापुर स्टेशन पहुंच जाएंगे तब ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति होगी। देखिए फिलहाल जो तस्वीरें हैं श्रीराम वो मैं दिखा पा रहा हूँ, एनडीआरएफ की टीम है, आरपीएफ के जो जवान है वो मौजूद है, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और धीरे धीरे जिला नियंत्रण कक्ष की तरफ से जो यहाँ बनाया गया काउंटर वहाँ से अनाउंस किया जाएगा। जो बसेज हैं उनको भी तैयार रखा गया है। चूंकि 9 अनुमंडल पुलिस अनुमंडल के तहत
इनकी व्यवस्था की गई है। तो अब धीरे से थोड़ी देर के बाद बिल्कुल धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए सभी स्टूडेंट को बिल्कुल बाहर नियमों निकाला का पालन जाएगा। सख्ती से करवाया जा रहा है, जो कि तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा है। और शायद यही वजह है संजय कि आप बाहर से हमें ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं और अंदर नहीं जा पाए। बहुत धन्यवाद ये तस्वीरें दिखाने के लिए। आप वहां से तस्वीरें आगे भी दिखाइएगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं और किस तरह से उन्हें भेजा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें कि लगातार कई सारी ट्रेनें जो हैं वो बिहार पहुंच रही हैं, लेकर मजदूरों को भी और छात्रों को भी। मजदूरों को लेकर आज विशेष ट्रेन केरल से कटिहार पहुंचेगी। इस ट्रेन में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिले के मजदूर हैं। मजदूरों को लेकर आ रही ये ट्रेन दोपहर 2 से 3 बजे के बीच कटिहार पहुंच सकती है। कटिहार पहुंचने के बाद सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उसके बाद मजदूरों को उनके गृह जिले भेजा जाएगा। प्रशासन की ओर से इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और दूसरे राज्यों से मुंगेर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए जिला प्रशासन 51 क्वारंटाइन सेंटर बना चुका है। इन 51 क्वारंटीन सेंटर में 5,500 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। इन्हीं क्वारंटीन सेंटर में ये मजदूर और उनके साथ आने वाले परिवार के लोग रहेंगे। यहीं पर इनकी मेडिकल जांच भी की जाएगी। प्रशासन ने क्वारंटीन कैंप में रहने और खाने पीने की समुचित व्यवस्था की है। और इनके रहने के लिए हर मकान को ABC में बांट दिया गया है। फिर A1, A2 करके रूम का, फिर भीतर में बेडरूम की व्यवस्था की गई है नंबरिंग देके, और इसके खाने का व्यवस्था। तो प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। छपरा के भी हजारों मजदूर वापस लौट रहे हैं और छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में मजदूरों को उनके प्रखंडों के क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। जिला परिवहन पदाधिकारी खुद इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सहरसा, मुजफ्फरपुर, तो वहाँ पर छपरा के जो पैसेंजर होंगे उनको लाने के लिए बसें और मजिस्ट्रेट भेजे जा रहे हैं। साथ ही जो अन्य जिलों से लोग आएंगे उनको यहाँ से उनके प्रखंड सेंटर तक, क्वारंटाइन सेंटर तक भेजने के लिए भी बसों की व्यवस्था की है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर ऑरेंज जोन में है। यही कारण है कि शर्तों के साथ दुकान खोलने की इजाजत यहां पर दी गई है। 40 दिनों के बाद यहां दुकानें खुली हैं। हालांकि आज भागलपुर में झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण दुकानों पर भी सन्नाटा ही पसरा रहा। कोरोना बंदी के तीसरे चरण में कुछ रियायतें मिली है और इन रियायतों के तहत जो है कई ज़रूरत की जो दुकानें हैं उन दुकानों को खोला गया है। आप देख सकते हैं कि कई दिनों के बाद जो है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की ये दुकानें खुली हैं। हम उनसे जानते हैं सर, कितने दिनों के बाद दुकानें खुले हैं और इस दौरान किस तरह की परेशानी हुई? लगभग 40 दिन के बाद हमारी दुकान आज खुली है 11 बजे। उसके बाद यहाँ की कठिनाई तो बहुत हो गई है। वर्षा हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि लोग एक भी कस्टमर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। हम लोगों का जो भी पूंजी था वो ख़त्म हो चुका है और ये लगता है कि इस साल हम लोग क्या खाएंगे पिएंगे, कैसे दुकान चलाएंगे, बहुत ही मुश्किल की स्थिति दिखा रहे हैं। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि दूसरे अन्य दुकान भी कॉम्प्लेक्स की देखिए किस तरह से खुले हुए हैं। तो ये जो टॉट घंटा कैटरिंग या जो अन्य दुकानें हैं, वो ज़रूरत की जो दुकानें हैं वो दुकान खुली हुई है और ये सब संभव हो पाया है रियायतें मिलने के बाद। और यही कारण है कि अब दुकानदार दुकान बंद कर, लेकिन जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है और उस बदले हुए मिजाज के बीच लोगों ने दुकानें खोली हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हें परेशान भी कर रहा है। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन आप सभी से अपील है कि आप नियमों का पालन जरूर करें। इधर बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। लॉकडाउन में लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर दोपहर 4:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। सीएम नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी के अलावा कांग्रेस नेता सदानंद सिंह, आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी, हम से जीतन राम मांझी शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस लॉकडाउन में मजदूरों और किसानों के मुद्दे को उठा सकती है। अगली बड़ी खबर आपको दे दें, जेईई मेन को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। जेईई मेन की परीक्षा जुलाई में होगी। 18, 20, 21 और 22, साथ ही 23 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी। 26 जुलाई को
नीट की परीक्षा होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जेईई मेन को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ था वो अब खत्म हो चुका है। जेईई मेन की परीक्षा जो है जुलाई में ली जाएगी। 18, 20, 21, 22 और 23 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में ली जाएगी। 26 जुलाई को नीट की परीक्षा ली जाएगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्णिया में पुलिस ने छापेमारी कर काफी संख्या में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया, जिसका बाजार मूल्य 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल सदर थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि शीशाबाड़ी में इमामुल हक नाम का शख्स बड़े पैमाने पर कफ सिरप की तस्करी कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उसके गोदाम पर छापेमारी कर कई कार्टन में भरे करीब 11,000 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया। किसी भी कफ सिरप का और न ही गोडाउन का कोई वैध कागजात इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसीलिए सभी औषधियों को जब्त कर लिया गया है और नियमानुकूल धाराओं में इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में बिहार का एक लाल शहीद हो गया। शहीद संतोष मिश्रा सीआरपीएफ की 92वीं बटालियन में तैनात थे। शहीद संतोष की शहादत की खबर जैसे ही उनके गांव औरंगाबाद जिले के देवहरा में पहुंची, मातम पसर गया। शहीद संतोष ने 2006 में सीआरपीएफ ज्वाइन किया था। 2009 में भोजपुर जिले के बजनिया गांव में दुर्गा देवी से उनकी शादी हुई थी। शहीद संतोष का 6 साल का एक छोटा बेटा है। सोमवार को दोपहर 3 बजे शहीद संतोष ने अपने बड़े भाई से फोन पर बात की थी। परिवार को भरोसा ही नहीं हो रहा कि संतोष अब उनके बीच नहीं रहे। आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। अंतराल में वो तो छुट्टी आने वाला था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ पाया। 3 बजे के अंतराल में हम बात किए थे उससे जी, लेकिन 3 बजे तक आपको बात की थी जी संतोष जी से जी। फिर उसके बाद में वो एक बैग मतलब हमको न्यूज मिला कि वो शहीद हो गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।